महागठबंधन ने भले ही अभी अपनी सीटों के फॉर्मूले को सामने ना रखा हो, मगर एनडीए ने सारी तस्वीर साफ कर दी है। एनडीए ने जो सीटों का बंटवारा किया है उसके मुताबिक बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव पे उतरेगी, जेडीयू भी 101 सीटों पर ही उतरेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं और इतनी ही सीटें यानी कि 6 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली हैं। यानी कह सकते हैं कि तमाम खटपट के बाद एनडीए ने अपने सहयोगियों को मना लिया है, समझा लिया है, संतुष्ट कर लिया है। जैसा जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, उनका पहला रिएक्शन सामने आया जब उनसे पूछा गया, क्योंकि वो थे जो लगातार ये कह रहे थे कि 15 से 20 सीटें उन्हें चाहिए, लेकिन वो 6 सीटों पर ये कह रहे हैं कि अब मैं इन 6 सीटों पर संतुष्ट हूं। देखिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, शशि भूषण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ राहुल गौतम है, हिमांशु भी हमारे साथ हैं। और सुजीत, ये अब समझ नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले रिएक्शन भी जीतन राम मांझी का है, क्योंकि वापस आ गए हैं दिल्ली से। बार्गेनिंग कौन कर रहा था? 2 लोग, चिराग पासवान और मांझी। ये कहा जा रहा था इन्हीं 2 की वजह से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मांझी अब क्या 6 सीटों पर कह रहे हैं संतुष्ट हूं मैं। चेहरे पर मुस्कान भी है और कहते नजर आ रहा है संतुष्ट है। वो इंसान जो कल तक एक ट्वीट भी कर रहा है और 5 ग्राम को 15 ग्राम बता रहा है, वो इंसान जो कह रहा है 15 से 20 सीटें दीजिए, बिजली मुफ्त करा दूंगा, सरकार पर दबाव बना दूंगा, वो 6 पर संतुष्ट है। भाई देखिए, यही तो राजनीति है। और अगर मान लीजिए कि मांझी दबाव बना सकते हैं, तो इधर से भी जो कमांडर लोग हैं, वो भी तो दबाव बना सकते हैं। निश्चित तौर पर पिछली बार जितनी सीटों पर मांझी लड़े थे उससे भी नीचे उतर आए। 7 सीटों पर थे, अब 6 सीटों पर लड़ेंगे। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। उनका ये कहना था कि कम से कम 15 सीटें मुझे मिले ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, लेकिन वो हो नहीं सका। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्योंकि बातचीत बीजेपी कर रही थी, जेडीयू इसमें कहीं थी नहीं। जेडीयू ने कह दिया था कि भाई हम अपना सीट जानते हैं, बाकी जो सहयोगी दलों से जो बातचीत करनी है वो बीजेपी को करनी है। तो बीजेपी से क्या उनकी डील हुई है ये देखना होगा। वैसे भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन पर दबाव होगा। और अब वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो ये मतलब संतुष्टि का जो आभास दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक परिवर्तन है, क्योंकि कल तक जिस प्रकार का वो ट्वीट कर रहे थे, जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, उससे ठीक उलट अब देखिए आज जो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं और सब कुछ सामान्य है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको अपने खोपचे में लिया है। और बातों को जो मतलब हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर एक पार्टी की इच्छा होती है कि जितनी सीटों पर पिछली बार लड़े हैं उससे ज्यादा सीटों पर लड़े। उससे कम सीटों पर लड़ना ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको कुछ आश्वासन दिया है इस प्रकार का। नहीं, और लेकिन देखिए, यहाँ पर सुजीत, आप बार्गेनिंग कर रहे थे, चिराग पासवान भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सामने आकर कोई ऐसी बात नहीं कही जैसे जीतन राम मांझी कह रहे थे। वो बिजली फ्री करने, सरकार पे दबाव बनाने, फिर वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरे मतलब की सीट नहीं मिली जितनी मैं डिमांड कर रहा हूं, तो मैं 1 सीट पर भी नहीं लड़ूंगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आप पिछली बार से 1 कम में तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले आके मुस्कुराते हुए कहते हैं अब मैं संतुष्ट हूं। बिल्कुल, वही तो समझने की बात है। राजनीति में यही तो खास बात होती है, तुरंत में चित, तुरंत में पट। तो और एक बात और भी है अर्पिता की, बहुत राजनीतिक दल जो छोटे दल हैं वो खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक दिलासा देने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए हम आपके लिए बातचीत कर रहे हैं, आप हमारे साथ लगे रहिए, हम आपकी सीट की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे नेता जो जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ भी होता है कि हमको चुनाव लड़ना है, हमको अमुक सीट से चुनाव लड़ना है। हाँ। तो नेता उसके लिए बात कर रहा है, यही उसके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है कि देखिए नेताजी हमारे लिए लड़े तो जरूर। अब भले ही सीट नहीं मिला, भले ही पिछली बार से 1 सीट कम मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे लिए इस लिहाज से अगर एक मैसेजिंग की बात है और कार्यकर्ता को खुश करने की बात है, तो अगर किसी ने किया है तो वो है चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान जो डिमांड कर रहे थे, 30 तक लगभग वो डिमांड कर रहे थे और 29 सीटें उनको मिली हैं। पहले खबरें थी 25 के लिए यहाँ पर बीजेपी तैयार हो गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। एक
टफ नेगोशिएटर के तौर पर चिराग पासवान को देखा जाना चाहिए। उस पर भी हम आके जरा बात करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले आपको यह बताएं कि आखिरकार ये फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला है क्या। अब जल्दी से आपको सीट बंटवारा, क्योंकि एनडीए ने ऐलान कर दिया उनका फॉर्मूला, उनकी डील जो है वो सील हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू, यहां याद रखिए अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि बिहार की राजनीति में अब कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, सब समान स्तर पर 5 पांडव के तौर पर यहां पर मैदान में है, जिसमें बीजेपी 101 सीटों पर है, जेडीयू 101 सीटों पर मैदान में ताल ठोकने वाली, यानी बराबर का मामला यहां। वहीं एलजेपी यानी चिराग पासवान जो लगातार बताए जा रहे थे नाराज हैं, वो ये कह रहे थे। देखिए ये भी यहां जरा दिलचस्प है, याद रखिए पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन 135 सीटों में सिर्फ 1 सीट वो जीत पाए थे। अब आप सोचेंगे कि उसके हिसाब से इतनी सीटें मिल गई, क्यों मिल गई? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जेडीयू को बहुत डैमेज किया था। लगभग 30 सीटें ऐसी थी जिस पर उन्होंने जेडीयू को डैमेज किया था और अब वो इस बात को बार बार बोलते भी रहे। दूसरी चीज, लोकसभा में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर भी वो लगातार बार्गेनिंग करते रहे। वो ये कहते रहे कि 5 हमारे पास लोकसभा सीटें हैं, उस हिसाब से अगर आप ऑन एन एवरेज देखिए तो 6 सीटें बनती हैं और 6 के हिसाब से 30 सीटें मुझे मिलनी चाहिए। तो 29 सीटें उनको मिली और उपेंद्र कुशवाहा और हमको 6 सीटें मिली हैं। इस बीच बड़ी खबर, बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर पहला रिएक्शन जीतन राम मांझी सामने आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं 6 सीट मिली है और कोई नाराजगी नहीं है। क्या कहा उन्होंने मुस्कुराते हुए, जरा सुनिए। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और फिलहाल बड़ी खबर, कल पटना में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें इसमें जानकारी दी जाएगी। कल पटना में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जीतन राम मांझी और सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। तो एनडीए ने एक तरीके से अगर देखिए, बिहार में दोनों तरफ पेच फंसा हुआ था। बिहार की राजनीति को अगर आप समझते हैं तो कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि मैं अपने दम पर यहां पर सरकार बना लूंगा। सबको एक सहारा चाहिए, इसीलिए गठबंधन बनते चले गए। बीजेपी में 5 ऐसे दल हैं जो साथ हैं, जिनको 5 पांडवों के तौर पर यहां पर कहा जा रहा है बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। फिलहाल एनडीए ने बाजी ये मारी है कि अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रख दिया है। यहां पर भी ये सूत्र बता रहे थे कि चिराग पासवान नाराज हैं, जीतन राम मांझी खुलकर ये कह रहे थे कि 15 से 20 सीटें उन्हें चाहिए। यानी एक, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को खुलकर नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भी ये भी जानकारी आ रही थी कि 12 से 15 सीटें को डिमांड उन्होंने की थी, लेकिन 6 उपेंद्र कुशवाहा को मिली है, 6 जीतन राम मांझी को मिली है। और फिलहाल अभी जो नजर आता है, जीतन राम मांझी तो खासतौर पर ये कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, शशि भूषण भी हमारे साथ है, राहुल भी हमारे साथ है, रोहित भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लेकिन देखिए एनडीए के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आज चर्चा चिराग पासवान की होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स रखी अपनी, उस पर वो कामयाब भी हुए, अपने कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देने में कामयाब हुए कि वो लड़े हैं, और उसके बाद 29 सीटें उनकी झोली में आई। देखिए बिल्कुल 29 सीटें उनकी झोली में आई हैं। 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 100% का उनका जीत का स्ट्राइक रेट रहा है 2024 में। अगर 19 में देखें उसमें, या आप 14 में जाएं तो उसमें भी उनका 93% का स्ट्राइक रेट था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 30 सीटें उनको मिलनी चाहिए थी, उनको 29 मिली। उन्होंने जो शुरुआत की थी वो 43 सीटों से की थी, जो 2015 में मिली। वो सीटें नहीं मिली, उनको 29 सीटें मिली। और ये उनको आखिरकार ये अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर भी कहना पड़ा कि हमें वो 29 सीटें कम से कम चाहिए, क्योंकि 2005 में जब किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर बहुमत नहीं मिला था, किसी भी गठबंधन को नहीं मिला था, तब रामविलास पासवान के जो है किंग मेकर की भूमिका में थे। लेकिन वो किसी के साथ नहीं गए, सरकार किसी की नहीं बनी, और उसके बाद जो है एक बार फिर से उपचुनाव हुए थे और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो 29 सीटें तब एलजेपी ने जीती थी। 29 सीटें वो चाहते थे। 29 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार हुई, जेडीयू को तैयार किया, और उसके साथ साथ
सेक्रीफाइस अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी को करना पड़ा, जो पिछली बार 7 सीटों पे चुनाव लड़े, 4 जीते। उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि पिछली बार एनडीए में नहीं थे, वो ओवैसी के साथ थे, बीएसपी के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया था और 99 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो ऐसे में उनको 6 सीटें मिली हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने 1 सीट काराकाट चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो उनको राज्यसभा भेजा गया भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपने कोटे से। लेकिन एक चीज आपको बड़ा देखना पड़ेगा कि इस पूरे गठबंधन को अगर किसी ने बांधने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। जेडीयू जो है वो साफ कर चुकी थी कि इन बाकी सहयोगी दलों से जो नेगोशिएशन है वो नेगोशिएशन भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसमें कोई जो है नेगोशिएशन जेडीयू की तरफ से नहीं होगा। जेडीयू ये जरूर चाहती थी कि बड़े भाई की भूमिका में जो है वो रहे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में नहीं आई है। आप कोई भी विधानसभा चुनाव देख लीजिए 2010 के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रही है। लोकसभा में ज्यादा सीटें लड़ती रही, लेकिन विधानसभा में जो है वो छोटे भाई की भूमिका में रही है। लेकिन इस बार जो है दोनों ही भाई जो है वो एक समान सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन देखना यह है कि जेडीयू को किस तरीके से जो है वो मैनेज किया गया, क्योंकि जेडीयू ये शुरू से कहता रहा चाहे वो 1 सीट ज्यादा लड़े, लेकिन 1 सीट पर चुनाव ज्यादा लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन किसी तरीके से एलजेपी को एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी केंद्रीय चुनाव की बैठक, बीजेपी उम्मीदवारों पर आज अंतिम मोहर लगने की जानकारी मिल रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। हिमांशु इस पर और अपडेट दे देंगे हम तक। हिमांशु देखिए, बिल्कुल हम आज तक शुरू से ये बात कहता रहा है कि एनडीए ये जरूर चाहता है कि जब भी पहली सूची आए एनडीए की तरफ से 5 पार्टियों की, तो वो 5 पार्टियों की सीट शेयरिंग, कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन किस सीट पर किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा, वो एक साथ लाना चाहते हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी हैं वो पटना जाएंगे और उसके बाद तमाम एनडीए के नेताओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां ये सूची जारी करेंगे। एनडीए के जो पहले उम्मीदवारों की सूची है पहले और दूसरे चरण के लिए ये पहली सूची कल दोपहर तक जो है उम्मीद की जा रही है कि सभी घटक दलों के साथ बातचीत करके उनके उम्मीदवारों के मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसी में शायद ऐलान हो जाए। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनाव समिति की बैठक अभी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान समेत भारतीय जनता पार्टी का पूरा बिहार का कोर ग्रुप वहां पर मौजूद है। एक एक उम्मीदवार को लेकर जो है वो बातचीत की जा रही है और पूरा पैनल आया था। पैनल आने के बाद जो है कोर ग्रुप जो है गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठा। ठीक है, आपको रोक रहे हो, किसी त्यागी जेडीयू के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभी तक हमने, अब ये बहुत दिलचस्प है सर, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। चुनाव से पहले हम सुन रहे थे कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, लेकिन अब तो ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले में भी नजर आ गया कि कोई छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं है। हम जुड़वा भाई हैं। हम जुड़वा भाई हैं। हाँ। और हमें ऐसी एकता है कि भाजपा की संख्या ज्यादा हो तो भी, नीतीश जी की संख्या ज्यादा हो तो भी, नेतृत्व जो है नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ते हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। और ऐसा भी दौर था 2010 का कि हमारे 117-18 के करीब एमएलए थे, हम अकेले भी सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। हरियाणा में भी जो जनता दल था देवीलाल जी के नेतृत्व में, वो अकेले बहुमत में था, तो भी हम बगैर बीजेपी के सरकार नहीं बनाए। इसलिए ये इन सारी अफवाहों को हम विराम देना चाहते हैं। नेतृत्व नीतीश कुमार जी का है और अब 242-43 जितनी सीटें हैं सब पर हम संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन किसी त्यागी जी बार बार ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहेगा? इसलिए कि कई हमारी जो विपक्षी मित्र पार्टियां हैं वो रोज सवाल उठाती हैं। हमारे सहयोगी दलों दर्जन बार कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व कह चुका है, लेकिन जो हमारे सहयोगी दल हैं वो हमारे में दूरी दिखाने के लिए बयान देते हैं कि नीतीश जी को ये कर दिया, नीतीश जी को वो कर दिया। लिहाजा हमें भी मजबूती के साथ और बार बार दोहराना पड़ता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। ये जो कोटे की बात, क्योंकि सर सबको खुश कर पाना, यहाँ चिराग पासवान को 29 सीटें, जीतन राम मांझी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे 6 और 6, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को रखा गया, तो क्या जेडीयू ने भी अपने कोटे से सीटें दी हैं?
देखिए, हम अब इस पर बहस करके कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहते। सब लोग खुश हैं। सीटों का बंटवारा मुश्किल एक्सरसाइज होती है। मैं पिछले 50 साल से देखता हूँ, जब भी चुनाव का दौर आता है तभी झगड़े होते हैं। हम लोग जेल में थे, जनता दल में टिकट बढ़ रहे, तब भी कई लोग असंतुष्ट रहते थे। आज सब संतुष्ट इस बात के लिए हैं कि हमारी लीड हो गई है, टिकट बंटवारे में भी, सीट बंटवारे में भी, और कार्यक्रम मतलब आप तय इस बात करने में में खुश हैं भी। कि आपने लीड ले लिया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, डील सील पहले आपने की, इस बात से आप खुश हैं। संजय जायसवाल बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, जरा जल्दी से सुनवा देते हैं। 14 नवंबर को पुनः सरकार बनाएंगे।